सक्सेस कैंपस, आपकी सफलता हमारा संकल्प। मैं अमित मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं सक्सेस कैंपस की यूट्यूब चैनल पे। तो जी हां, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं 17 जनवरी 2017 का सेकेंड शिफ्ट में जो एग्जाम हुए हैं एनटीपीसी के, तो उसके सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। इससे पहले हमने देखा था कि 17 जनवरी 2017 का जो शिफ्ट 1 में एग्जाम हुआ था वो सारा क्वेश्चन हमने देखा। अब शिफ्ट 2 का देखेंगे सारा क्वेश्चन एक एक करके। तो समझते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो देखेंगे पहला जो क्वेश्चन हमारा है कि संख्याओं √3, √5, 2, √8, 4, √6 को घटते क्रम में व्यवस्थित करें। अब देखिए इसको घटते क्रम में लिखना है, मतलब बड़ा से छोटा की ओर लिखना है। तो देखिए कैसे इसको बनाएंगे और किस तरीके से बनाएंगे। अब देखिए आप लोग अगर ऐसा कुछ कीजिएगा कि √5 का वैल्यू निकालें, फिर √8 का वैल्यू निकालें, √6 का वैल्यू निकालें, तो उस तरह से बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा और आपको बहुत ज्यादा परेशानी हो सकती है। कैसे बनाएंगे समझिए। यहाँ पे पहले तो बात समझिए, जैसे मान लीजिए अगर 3 है, अगर 3 को रूट में लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, तो इसको रूट में लिखना चाहे तो √9 लिख सकते हैं, क्योंकि √9 का वैल्यू क्या होगा 3, तो 3 के बराबर ये लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए 4 है, और 4 के बराबर हम रूट में कैसे लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं 16, क्योंकि 16 का रूट करेंगे तो 4 ही आएगा, मतलब ऐसा लिखा जा सकता है। तो इसी आधार पे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे दिया हुआ क्या, 3 √5, तो 3 √5 है, अगर इसको रूट के अंदर ले जाएंगे तो क्या लिखेंगे 5 × 9, क्योंकि 9 का रूट करेंगे तो फिर 3 बाहर निकल जाएगा। तो ऐसे लिखे चाहे ऐसे लिखे, बात इक्वल है। आगे फिर देखते हैं यहां पे 2 √8 है, अगर रूट के अंदर 2 को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, तो 8 × 4, क्योंकि 4 का रूट करेंगे तो फिर 2 बाहर निकल जाएगा, है ना। सबको हम रूट के अंदर ले जा रहे हैं। फिर आगे देखेंगे 4 √6 है, इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 6 × 16 का रूट, क्योंकि 16 का रूट करेंगे फिर 4 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करें, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 9 × 5 = 45 का रूट हो गया, यहाँ पे 8 × 32 और यहाँ पे 16 × 6, तो 6 × 36 का 6, 3 कैरी हो गया और 9 × 96। अब हमको क्या लिखना है, घटते क्रम में, मतलब बड़ा से छोटा की ओर। तो समझिए यहाँ पे कि 96 का रूट निकालेंगे तो सिंपल सी बात है, इन दोनों से तो ज्यादा ही आएगा। इससे सबसे बड़ा क्या हो जाएगा वैल्यू मेरा 96 का रूट, मतलब ये सबसे बड़ा हो जाएगा। अब इससे छोटा क्या होगा, तो इससे छोटा हो जाएगा हमारा 45, और इससे छोटा फिर क्या हो जाएगा 32 रूट। तो आप देख रहे कितना आसान है, कितना आसानी से हम लोग सॉल्व कर पाए, बस थोड़ा समझना पड़ा। समझ गए तो बहुत इजी वे में आप सॉल्व कर पाए। तो देखिए इसमें मेरा ऑप्शन कौन सा हो सकता है, तो देखिए 96 मतलब क्या था मेरा, ये वाला था, तो ये वाला पहला होना चाहिए। तो पहला एगो ये दिख रहा है ऑप्शन, एगो ये दिख रहा है, और फिर दूसरा क्या है 45, मतलब कि ये वाला है, ये मेरा फर्स्ट है और ये सेकेंड है। तो फर्स्ट ये तो हो चुका है, सेकेंड ये वाला, तो इसमें दिख रहा है। तो देखेंगे हम लोग कि ऑप्शन ए और सी सेम ऑप्शन दे दिया है, लेकिन ध्यान देना है कि ऑप्शन ए ऑप्शन सी सेम है, डिजिट में सेम है, लेकिन सिंबल देखिएगा, हमको घटते क्रम में बोला है, तो घटते क्रम में ऐसा सिंबल होना चाहिए, है ना। तो सिंपल सी बात है, देखिए ये वाला फॉर्म चल रहा है, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो बात समझ में आपको आया, क्योंकि सबसे बड़ा ये, फिर उससे छोटा ये, और फिर उससे छोटा ये, तो इस क्रम में चलेगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते समझ में आया होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखना है आपके सामने एक और क्वेश्चन मौजूद है जो कि बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, और इसके बारे में हमने क्लास में जब नंबर सिस्टम पढ़ा रहे थे आप लोगों को, उसका भी वीडियोस पूरा अपलोडेड है। और नंबर सिस्टम के अंदर हमने एक डेसिमल आपको करवाया था, डेसिमल का एक पूरा कॉन्सेप्ट करवाया था, जिसमें हमने पूरा तरह से बताया है कि डेसिमल क्या होता है, उसके अंदर कौन कौन से फॉर्म आते हैं। तो वो अगर वीडियो देखिएगा पूरा क्लियर हो जाएगा और बहुत आसानी से बना सकते हैं। देखिए वैसा ही एक क्वेश्चन है, कहता है क्या है कि निम्न में से कौन सा एक शांत दशमलव प्रसार है। शांत दशमलव क्या होता है ये समझना है। इसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में टर्मिनेटिंग डेसिमल, है ना। बस समझिए डेसिमल, देखिए थोड़ा सा हम समझा देते हैं आप लोगों को, फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए डेसिमल जो होता है, डेसिमल जो होता है ना, वो 2 फॉर्म होता है उसका। एक होता है टर्मिनेटिंग, और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, इसी को कहते हैं हम लोग शांत दशमलव, और इसको कहते हैं अशांत दशमलव, ठीक है हिंदी में। अब बात समझना है क्या होता है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। ऐसे हमने पूरा इसका वीडियोस बना के डाल रखा है, आप देख सकते हैं, लेकिन आपको यहां भी समझ लीजिए, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर इस रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, आप बेहतरीन से बना पाइएगा, है ना।
तो समझना है कि टर्मिनेटिंग क्या होता है। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है शांत दशमलव, मतलब कि ऐसा फ्रैक्शन जैसे मान लीजिए कोई वैल्यू है 2 और लिए हम लोग क्या 4, तो देखेंगे यहाँ पे अगर इसको हम लोग काटते हैं तो क्या आएगा, तो 2 से 1 बार में और 2 से 2 बार में, तो 1/2 काटेंगे तो क्या आएगा 0.5, मतलब परफेक्टली पॉइंट के बाद परफेक्ट कट जाए, परफेक्ट कट जाए पॉइंट के बाद, उसको हम लोग क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग कहते हैं, मतलब कि शांत दशमलव कहते हैं। और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, देखिए नॉन टर्मिनेटिंग में होता है जो परफेक्टली ना कटे, मतलब पॉइंट के बाद चलते ही रहे, पॉइंट के बाद क्या हो चलते ही रहे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब कि अशांत दशमलव कहते हैं। अब देखिए इसमें भी 2 फॉर्म होता है, एक क्या होता है रिपीट फॉर्म, एक रिपीट फॉर्म होता है और दूसरा क्या होता है अनरिपीट, मतलब कि आपका रिपीट नहीं होगा नंबर। कैसे समझिए इसको, समझ लीजिए आप, नॉन रिपीटिंग होता है और रिपीटिंग होता है, इसको दूसरा क्या होता है नॉन रिपीटिंग। तो देखिए नॉन रिपीटिंग में और रिपीटिंग में क्या होता है, जिससे रिपीट है, अब इसमें आप एक वैल्यू ले लेते हैं हम लोग 1/3, अब 1/3 लेंगे, अब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 3 से डिवाइड करेंगे 1 को तो हमको 0 पॉइंट लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर 10 बनाना पड़ेगा, और फिर 3 3 9, फिर 1 बचेगा, फिर यहाँ 0 लगाएंगे, फिर 3 3 9, 1 आएगा, मतलब ये चलता ही रहेगा, ये कभी अंत नहीं होगा। तो इसी को कहते हैं हम लोग क्या रिपीटिंग, मतलब देखिए रिपीट जो हो रहा है वो डिजिट सेम डिजिट रिपीट हो रहा है, 3 3 3 3 3 3 3 आते रहेगा, है ना, और कभी समाप्त नहीं होगा। तो अशांत दशमलव में, मतलब कि नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीट फॉर्म है जो कि कभी लास्ट तक कटेगा नहीं और सेम ही नंबर चलते ही रहेगा। अब देखिए नॉन रिपीटिंग फॉर्म में क्या होता है, इसको थोड़ा हम इधर बता देते हैं, ठीक है, ये वाला हम यहाँ पे बता देते हैं। नॉन रिपीटिंग में क्या होता है कि ये भी आपका कटेगा नहीं, लेकिन क्या होगा, जैसे यहाँ पे 3 3 3 चल रहा है या फिर 4 4 चल रहा है, रिपीट हो रहा है, उसमें रिपीट नहीं होगा। जैसे मान लीजिए √3 का वैल्यू देखिए, √3 का वैल्यू क्या लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे 1.7, तो देखिए ये पॉइंट के बाद क्या है 7 3 2 0 5 0 8 0 7 5, मतलब सेम नंबर बार बार आ रहा है क्या, और ये कटा नहीं है, आगे ऐसे ही चलते रहेगा, इसका वैल्यू आगे ऐसे ही चलते रहेगा। तो ये क्या होता है कि इसका वैल्यू सेम रिपीट नहीं होता है, जबकि यहाँ पे अगर पॉइंट का 3 3 3 3 है तो 3 3 ही चलते रहेगा। तो ये भी कभी नहीं कटेगा और ये भी कभी नहीं कटेगा, दोनों ही नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन ये क्या होगा रिपीट होगा और इसमें रिपीट नहीं होता है ना। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं अशांत दशमलव, और इसको कहते हैं शांत दशमलव। और आपसे यही पूछा है कि निम्न में से कौन सा एक शांत दशमलव प्रसार है, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन शांत दशमलव है। तो देखते हैं, जो कट जाएगा वही होगा, है ना। अब 1 को 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 10 लेना पड़ेगा हमको, तो 10 मतलब कि 0 पॉइंट, तो 0.10 मतलब कितना लग जाएगा मेरा, तो 6 1 जा 6, 4 आ गया 40, तो 40 आ गया, तो 40 36 हो गया, फिर 4 बचेगा, फिर 40 36, फिर क्या होगा, फिर 40, फिर 36, मतलब ये आपका ऐसे चलते ही रहेगा। मतलब ये अशांत दशमलव हो गया क्योंकि ये कट नहीं रहा, चलते जा रहा है। क्योंकि आपको समझ में आ रहा है ना कि 6 को यहाँ पर दिख रहा होगा आप लोगों को, अगर 1 से डिवाइड करें 10 लगाएंगे 0 पॉइंट, है ना, तो 1 बार में 6 लगा, फिर 4 बचा, तो फिर 40 6 36, और फिर आपका क्या बचेगा, 4 बचेगा, फिर 40, फिर 36, मतलब ये चलते ही रहेगा ना, कभी खत्म ही नहीं होगा, है ना। बात समझ में आ रहा है। अब दूसरा देखिए 17/25 है, तो अगर हम 25 से 17 को भाग देंगे, है ना, तो सिंपल सी बात है, मुझे 0 लगाना पड़ेगा, छोटा इधर वैल्यू, तो 0 लगाएंगे इधर, तो इधर 0 पॉइंट देना पड़ेगा, है ना। अब 25 से 6 बार में क्या हो जाएगा, 150 हो जाएगा, बचेगा क्या 20, और फिर यहाँ 0 लगाएंगे 200, तो 25 से 8 बार में 200, जो कि परफेक्ट कट गया। अब कट गया मतलब कि ये क्या हुआ, अब आगे पॉइंट मतलब आगे डॉट डॉट जाएगा नहीं, तो मतलब ये क्या होगा, जब कट जाएगा परफेक्ट मतलब टर्मिनेटिंग हो गया, मतलब शांत दशमलव हो गया, मतलब मेरा ये ऑप्शन सही है। आगे भी वही आएगा जो कि कटेगा नहीं, डॉट डॉट चलते ही रहेगा। तो बात समझ में आपको बहुत बढ़िया से आ चुका होगा और आप इसके बारे में पूरा तरह समझ में गए होंगे। और इसका पूर्ण रूप से वीडियो पूरा कॉन्सेप्ट के साथ वीडियोस भी अपलोडेड है नंबर सिस्टम के अंदर, डेसिमल से आपका वो टॉपिक है, तो देख सकते हैं। चलते फिर अगले क्वेश्चन पे। देखना है आपके पास एक क्वेश्चन जो दिख रहा है वो सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन दिया हुआ है और बहुत इजी वे में बना सकते हैं, बस थोड़ा ध्यान देना है यहाँ पे। देखिए एक चीज़ आप लोग गलती मत कीजिएगा, पहले मल्टीप्लाई करें फिर यहाँ मल्टीप्लाई करें फिर डिवाइड करें, ऐसा नहीं। आप क्या देखिए यहाँ पे इस ब्रैकेट के अंदर हमको काम करना है, तो हम क्या करेंगे 169 इंटू 121 ही रहने देंगे, और डिवाइड है मतलब क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा डिवाइड नहीं चल जाएगा, मतलब 11 इंटू 30, और फिर इसको हम लोग
ऐसे ब्रैकेट से करके -3 कर लेंगे। अब देखिए इंटू करते ना थोड़ा टाइम मेरा वेस्ट हुआ था, तो टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको देखना है कि कैसे मेरा इजी बन जाएगा। देखिए अब क्या होगा ना कि इंटू करते तो फिर टाइम ज़्यादा वेस्ट होता। अब यहाँ मेरा कट रहा, फटाक से काट देंगे, 11 बार में आज 13 से ये 13 बार में। अब कर लिए, अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, 13 गुना 11 तो क्या हो जाएगा 3 4 1 -3 मतलब 140। तो ऐसे बहुत आसानी से बना सकते हैं। सिंप्लीफिकेशन भी बहुत इजी आता है, लेकिन आप वहाँ पर टाइम वेस्ट कर सकते हैं। तो ध्यान रखना है कि क्या करें कि जल्दी आसानी से सॉल्व हो जाए। तो प्रैक्टिस करने से आपको आ जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी मेरा आंसर होगा। तो बेहतरीन समझ में आ चुका है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। देखना है आपके सामने जो क्वेश्चन है वो आपका ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन है और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। देखिए कैसे बनाएंगे इसको हम लोग। तो देखिए इफ tan थीटा इक्वल टू 1/√5 तो cosec स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना है ना। तो देखिए आपको ये दिया हुआ है और ये निकालना है। देखिए ट्रिग्नोमेट्री में क्या है ना, बहुत तरीके से बना सकते हैं कि बहुत सारा इसका फॉर्म होता है, बहुत सारे फॉर्मूले यूज करके हम लोग बना सकते हैं। लेकिन जो आपके लिए आसान हो और जो आपके दिमाग में चल रहा है जो फॉर्मेट, उसी से आप बनाइए। तो देखिए आज हम सीखने वाले कुछ अलग तरीके से। समझिए यहाँ पे कि tan थीटा बराबर 1/√5 है। हमको मालूम है कि tan थीटा बराबर लिख सकते हैं 1/cot थीटा, क्योंकि tan का इनवर्स क्या होता है, cot होता है। ठीक है, तो tan थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं 1/cot थीटा। अब ध्यान दीजिए, जब ऐसा लिख सकते हैं तो tan थीटा का वैल्यू दिया है 1/√5 है ना, तो हम tan थीटा क्या लिख सकते हैं 1/cot थीटा मतलब 1/√5। अब देखिए यहाँ पे अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो इसको इधर, या फिर डायरेक्टली आप ये भी कर सकते हैं cot थीटा का वैल्यू क्या हो गया √5, या फिर क्रॉस कर लीजिए √5 बराबर cot थीटा। तो देखिए ये चीज़ आप डायरेक्टली कर सकते हैं मन में, बस हम समझा दिए कैसे हुआ। हमको मालूम है कि tan थीटा का 1/√5 दिया हुआ है और tan का इनवर्स क्या होता है 1/cot थीटा। तो cot थीटा का वैल्यू क्या हो गया √5 हो गया सीधे। cot थीटा का वैल्यू क्या हो गया √5 हो गया। अब देखिए cot और cosec का एक फॉर्म होता है, इसलिए हमने tan को cot में कन्वर्ट किया। क्यों कन्वर्ट किया? क्योंकि cot का और cosec के साथ एक फॉर्मूला होता है, एक रिलेशन होता है, जो आपको मालूम होगा कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है ना। ये फॉर्मूला होता है कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसका एक और इसका फॉर्मूला, इस टाइप का फॉर्मूला होता है, आप देखे होंगे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये होता है, इसका 3 फॉर्म होता है, एक तो ये और एक तो ये होता है आपका sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये 3 फॉर्म होता है। इन तीनों से हमेशा क्वेश्चन पूछते ही रहता है ना। हम चर्चा कर दिए, आपको दिमाग में रहे कि ये 2 फॉर्म इस टाइप से होता है, लेकिन हमको बनाना इसी फॉर्म से है क्योंकि इसी फॉर्मूला का यूज़ करना होगा, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू उसी का दिया हुआ है। हमको इसका वैल्यू निकालना है, cot का वैल्यू दिया हुआ है क्या √5। तो cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा का वैल्यू, cot थीटा का वैल्यू क्या दिया √5 और यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे इक्वल टू 1। फिर cosec स्क्वायर थीटा √5 का स्क्वायर अंदर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और इधर माइनस होता है क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 1 + 5। √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और इधर माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो cosec स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, है ना। तो ऐसा बना सकते हैं। देखिए हम पूरा स्टेप कर दिखा दे रहे हैं आपको कि आपको आसानी हो सॉल्व करने में, समझने में भी, कि कहीं दिक्कत ना हो, क्योंकि सब चीज़ों में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है बच्चों को, इसलिए हम पूरा क्लियर कर दे रहे हैं कि कहीं भी आपको दिक्कत ना हो। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए अगर चाहते हैं, जो हम पिछले क्लास में आपको ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन बताए थे लाल बट्टा काका करके, तो वैसे भी बना सकते थे। थोड़ा सा हम हिंट्स कर देते हैं। आपको याद होगा कल करवाए थे लाल बट्टा कक्का करवाए थे। अब लाल बट्टा कक्का करवाए थे, हमको मालूम है क्या होता है इसका फॉर्मूला, ये साइन थीटा का होता है और ये कॉस का होता है। जो लोग कल का देखे नहीं देख लीजिएगा, ज़्यादा समझ में आ जाएगा। और ये टेन का होता है। साइन का इनवर्स क्या होता है कॉसेक, और कॉस का सेक, और टेन का कोट, है ना। तो साइन का फॉर्मूला क्या हो गया लंब बटा कर्ण, मतलब कि परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, और कॉसेक क्या हो जाएगा कर्ण बटा लंब, मतलब हाइपोटेनियस बटे लंब। तो इस फॉर्म से ही बना सकते हैं कि टेन थीटा दिया हुआ है और टेन थीटा का वैल्यू क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है लंब बटा आधार, मतलब ये लंब मतलब परपेंडिकुलर दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है आधार, है ना। तो P का वैल्यू 1 हो गया, B का वैल्यू √5 हो गया। इसे कर्ण निकाल लेंगे। अब कर्ण आ जाएगा तो हमको मालूम है कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है कर्ण बटा लंब, तो कर्ण ले लेंगे और लंब मेरा यहाँ पे 1 है, ये फिर पुट करके सॉल्व कर लेंगे। तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं।
है ना। तो उतना तामझाम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसी से बना लीजिए, ज़्यादा आसान होगा। तो देखिए जो आपको परफेक्ट लगता है उससे सॉल्व कर लीजिए, इससे कर लीजिए चाहे इससे कर लीजिए, है ना। हम थोड़ा सबको लेके चल रहे हैं क्योंकि पिछले वीडियो में हम इस पैटर्न से बताए थे क्वेश्चन को, है ना। आज इस पैटर्न पे बनने लायक था, इसलिए हम इस पैटर्न से भी बात कर लिए कि आपको हर चीज़ क्लियर होते जाए, कन्फ्यूजन कहीं भी ना रहे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखना है एक क्वेश्चन आपके सामने और मौजूद है जो कि आपका टाइम एंड वर्क से है, और क्या कहता है क्वेश्चन, देखना है गौर से यहाँ पे कि जी और एच एक कार्य को 30 दिन में कर सकते हैं। मतलब दो लोग हैं जो जी और एच हैं, और ये दोनों मिलकर क्या करता है 30 दिन में कर देता है काम को, किसी काम को 30 दिन में कर देता है, बहुत बढ़िया, है ना। यदि एच इसे अकेले 50 दिन में करे, बोलता है कि एच जो है ना अकेले 50 दिन में कर देगा, क्या बात है। तो बोलता है कि जी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा। आप लोगों को बहुत बेहतरीन से हम पढ़ा रखे हैं सब सारा क्वेश्चन, तो आप बहुत इजी वे में बना सकते हैं। आपको मालूम है कि पहले क्या करना पड़ता है, हमको काम निकालना पड़ता है कि टोटल काम कितना करना है। तो काम कैसे निकालते हैं, ऐसा नंबर लेते हैं यहाँ पे जो दोनों से कट जाए। वो कैसे लाते हैं, दोनों का एलसीएम निकाल कर, है ना। तो देखिए ऐसा कौन सा नंबर जो 30 और 50 दोनों से ही कट जाएगा। तो अब अगर हम ऐसा नंबर ले लेते हैं क्या 150, तो 150 क्या है, इससे भी कट जाएगा और इससे भी कट जाएगा, है ना। अगर आप नहीं पकड़ पा रहे हैं तो 30 और 50 का क्या करेंगे, आप एलसीएम ले लीजिएगा। 30 और 50 का एलसीएम ले लीजिए, 150 ही आएगा, ठीक है। तो बात समझिए यहाँ पे 150, ये 150 क्या कहलाएगा, मेरा टोटल काम जो कि करना है, वर्क है ना। अब ध्यान दीजिए 30 से कितने बार में कटेगा ये, तो 30 से कटेगा आपका 5 बार में, और 50 से कितने में कटेगा ये 3 बार में। अब ये क्या निकला, ये निकला इफिशियंसी, कार्य करने का क्षमता, मतलब एक दिन में जो काम करेगा वो कितना काम करेगा 5। टोटल काम 150 है, दोनों मिलकर काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा 5, और एच जो है एक दिन में कितना काम करेगा 3। जब एच एक दिन में 3 काम करेगा और दोनों मिलकर 5, तो ये 3 यहाँ पे जी और एच दोनों है ना, तो एच जो है 3 काम कर रहा है और दोनों मिलकर 5, तो मतलब जी जो है एक दिन में कितना काम करेगा, अकेले 2 काम करेगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि एच एक दिन में 3 काम कर रहा है और दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम कर रहा है, तो एच का 3 हो गया, तो जी का कितना बचेगा, 2 ही ना बचेगा। तो जी जो है एक दिन में 2 काम करता है, और बोलता है कि टोटल काम जो है मेरा ये 150 जो काम है वो अकेले करने में कितना समय लगेगा। तो जी पूरा अकेले काम करने में 150 को, तो एक दिन में 2 काम, तो 150 काम करने में 75 दिन ले लेगा। कितना दिन लेगा, 75 दिन। तो ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो बहुत ही बेहतर समझ में आपको आया होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखना है आपके सामने एक मेंस्ट्रुएशन का क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या है देखना है यहाँ पे ध्यान से कि 7 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार भूमि के चारों ओर 3.5 मीटर चौड़ा मार्ग है, मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बात समझिए क्या बोल रहा है, जैसे एक वृत्ताकार है ये है, और वृत्ताकार के चारों ओर मार्ग है, और ये मार्ग है और इसी का क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है ना, इसका क्षेत्रफल बोल रहा है। तो देखिए सिंपल सी बात है, अगर हम छोटे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लें और ये बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल निकालें, तो इस बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल में छोटा वाला वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो सिंपल सी बात है इसका क्षेत्रफल बच जाएगा, है ना। जिसका इस वृत्त का जो त्रिज्या दिया हुआ है 7 दिया हुआ है, 7 मीटर, और इस मार्ग का जो चौड़ाई है वो 3.5 मीटर है। बढ़िया। तो देखिए कैसे निकालेंगे, तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं और माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। तो बड़े वृत्त का रेडियस को हम लोग कैपिटल आर और छोटे वाले का स्मॉल आर, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं मार्ग का क्षेत्रफल बराबर बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। देखिए लिखने की जरूरत नहीं है, बस समझाने के लिए हम लिख दे रहे हैं, आप लोग को जरूरत नहीं लिखने का, है ना। तो बात समझ में आया कि बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल में क्या लेंगे, पाई आर स्क्वायर। यही फॉर्मूला था वृत्त का क्षेत्रफल का, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, और आर बड़ा इसलिए लिया कि बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, माइनस छोटे वृत्त का, तो पाई आर स्क्वायर। बढ़िया। अब ध्यान देना है, अगर पाई को कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो पाई कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं आर माइनस आर और आर प्लस आर, है ना। एक बार माइनस में एक बार प्लस में लिख सकते हैं, क्योंकि इसका फॉर्मूला ही होता है ये, ठीक है। अलजेब्रिक फॉर्मूला होता है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी और ए प्लस बी, इसी फॉर्म में इसको तोड़ लिए, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखिए 22/7 और बड़ा आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए
छोटा यहाँ से यहाँ तक 7 दिया हुआ और यहाँ से यहाँ कितना दिया 3.5, तो बड़ा का त्रिज्या क्या होगा, रेडियस क्या होगा यहाँ से यहाँ तक का, तो 7 3 10, 10.5, तो 10.5 माइनस छोटा r क्या है मेरा यहाँ से यहाँ तक, मतलब 7 है ना, और बड़ा r, फिर बड़ा r क्या है यहाँ से यहाँ 7 और यहाँ से 3.5, मतलब 10.5 और प्लस में छोटा r कितना है मेरे पास यहाँ से यहाँ तक 7। बढ़िया। देखिए ये आप इतना स्टेप लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप फटाफट कर सकते हैं, बस समझाने के लिए हम लिख दे रहे हैं। तो देखिए घटाएंगे क्या होगा 3.5 और यहाँ हो जाएगा 17.5, इसको हटाएंगे नीचे 10 हो जाएगा, इसको हटाएंगे नीचे 10 हो जाएगा। बढ़िया। अब 7 से ये 5 बार में और 5 से ये 2 बार में और 2 से ये 11 बार में। बढ़िया। अब 11 को इसे इंटू कर लेते हैं, फिर पॉइंट लगा देंगे सीधे, ठीक है। तो इंटू कीजिए तो क्या हो जाएगा 5 7 5 12 का 2 कैरी 1 और 7 और 1 8 और 1 9 और फिर 1, मतलब 175 इंटू 11 मेरा क्या आएगा 1925 और बट्टे में क्या था 10। अब 10 तो पॉइंट लगा देंगे तो 192.5 मीटर स्क्वायर, ये मेरा क्षेत्रफल आएगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी। क्लियर फंडा? तो उम्मीद करता है आपको समझ में आया होगा और इस तरह से आसानी से बना सकते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो देखना है आपके सामने एक और क्वेश्चन है मौजूद, और ये भी क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से रिलेटेड है और बहुत ही बढ़िया से आप बना सकते हैं। और ऐसा क्वेश्चन हम बिल्कुल बना के वीडियो शूट करके डाल रखे हैं पहले से ऑलरेडी, तो आप देख सकते हैं। और यहाँ समझना है क्या बोलता है क्वेश्चन। कहता है कि पी क्यू और आर एक कार्य क्रमशः 10 15 और 30 दिन में कर सकते हैं। पी प्रतिदिन कार्य करता है, P जो है हर रोज काम करता है, और Q और R जो है P के साथ बारी बारी एक दिन कार्य करते हैं, है ना। मतलब कहना मतलब ये कह रहा है कि P के साथ एक दिन Q काम कर रहा है, फिर अगले दिन P के साथ R काम कर रहा है। P रेगुलर काम कर रहा है, लेकिन Q और R है ना बारी बारी साथ में काम कर रहे हैं। तो अंत तक कार्य ऐसे ही चलता है, तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। तो बात समझिए, P जो है कर सकता है कितना दिन में 10 दिन में, Q 15 दिन में, और R जो है 30 दिन में। हम क्या करें, पहले टोटल काम निकालेंगे, जो कि आप लोग बहुत बेहतरीन से जानते हैं काम कैसे निकालते हैं। ऐसा नंबर जो तीनों से कट जाए, है ना। तो देखिए 10 15 30, मतलब 30 जो है इससे भी कट जाएगा, इससे भी कट जाएगा और इससे भी, मतलब तीनों का एलसीएम ले लिए, क्या आया 30 आया। ठीक है, बढ़िया। अब क्या है 10 से कितने बार में 3 बार में, और 15 से कितने बार में 2 बार में, और 30 से ये 1 बार में। बढ़िया, समझ में आया, बहुत बेहतर समझ में आया। अब समझिए आगे बोलता है कि P जो है लगातार काम करता है, और P के साथ एक दिन करता है Q, और अगले दिन कौन करता है P के साथ R, फिर अगले दिन कौन करेगा P के साथ Q, फिर अगले दिन P के साथ R, और ऐसे ही चलते रहता अंत तक, है ना। बस समझिए, आपको मालूम है ये क्या टोटल काम कहलाता है, मतलब 30 काम टोटल है, और ये क्या कहलाता है एक दिन में P के द्वारा किया गया काम। मतलब एक दिन में P जो है 3 काम करता है, Q 2 एक दिन में, और R जो एक दिन में 1 काम करता है। तो पहला दिन जो काम करेगा वो कौन करेगा, P और Q करेगा। तो P और Q, P का कितना एक दिन में काम करता है 3, और Q 2, तो 3 और 2 5 काम करेगा एक दिन में, है ना। अब देखिए अगला दिन कौन, P और R करेगा, तो P 3 करेगा और R 1, तो 3 और 1 4। फिर ऐसे ही P Q कितना करेगा 5, P R 4, फिर ऐसा ही चलते रहेगा, है ना। तो देखिए ऐसे करने में थोड़ा लंबा हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है कि एक दिन में 5 काम होता है और दूसरे दिन में 4 काम, क्योंकि P और Q एक दिन में 5 काम करेगा दोनों मिलकर, और P और R एक दिन मिलकर 4 काम करेगा। मतलब 2 दिन में मेरा कितना काम हो गया, ये ऐसे ही चलते रहेगा। लेकिन हम लोग 2 दिन का बस निकालेंगे, एक दिन में 5 और एक दिन में 4, मतलब 2 दिन में काम होगा 5 4 9 काम होगा। तो 2 दिन में मेरा 9 काम होगा। करना कितना काम है 30 काम। अब हमको क्या करना है, इसमें ऐसे नंबर से गुना करना है, या तो इसके बराबर में आए या इससे कम, ज्यादा नहीं, कि जितना काम करना है उतना ही काम करेंगे, उससे ज्यादा काम तो कर नहीं सकते हम लोग। तो समझिए यहाँ पे अगर 3 से 4 से 36 हो जाए, ज्यादा हो जाएगा, 3 से करेंगे गुना, यहाँ 3 से तो यहाँ भी 3 से, मतलब क्या हो गया कि 6 दिन में 2 तिया 6 दिन में मेरा कितना काम हो जाएगा 9 तिया 27 काम हो जाएगा। बस समझ में कि 6 दिन में 27 काम हो जाएगा। अब आगे काम कितना बच गया, तो 30 काम है और 27 काम हो चुका है, तो बच कितना क्या शेष काम, मतलब 3 काम बच गया। अब समझिए 3 काम को कौन करेगा, 6 दिन तक काम चला,
पहला दिन P और Q किया होगा, दूसरा दिन P और R किया, फिर तीसरा दिन P और Q, चौथा दिन P और R, पांचवा दिन P और Q और छठा दिन P और R। तो जो अगला जो काम बच गया है उसको करने के लिए P और Q ही आएगा। तो P और Q एक दिन में कितना काम करता है? P और Q एक दिन में 5 काम करता है। करना किसका इतना काम है? 3। तो एक दिन में 5 काम करता है, तो सिंपल सी बात 3 काम करने में उसको एक दिन लगेगा, 3 कम लगेगा समय। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, जितना काम बचा है उससे भाग कर देंगे जो एक दिन में काम करता है। तो 3/5 इसका समय लगेगा करने में। तो टोटल समय कितना लगा? तो देखिए 6 दिन में 27 काम किया और 3 काम करने में 3/5 दिन लग गया, 3/5 दिन। तो टोटल समय कितना लग गया? 6 और प्लस 3/5 दिन, मतलब कुल कितना दिन हो गया? 6.3/5 दिन। मतलब टोटल टाइम काम समाप्त करने में कितना लगेगा? 6.3/5 दिन। मतलब कि ऑप्शन नंबर बी होगा, ये मिस्टेक वाइज में 4 लिखा गया है, 3/5 दिन। ठीक है, तो 6.3/5 दिन में मेरा कार्य समाप्त हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो ऑप्शन नंबर बी ही मेरा आंसर होगा। क्लियर फंडा? तो मिलते हैं फिर अगले क्लास में। धन्यवाद, शुक्रिया।